हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, मैं राय सर एक बार पुनः आप सभी के सामने अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। मतलब किसी चालक का प्रतिरोध कौन कौन से फैक्टर्स मींस कारक पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध हम कम करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, या प्रतिरोध को हम अधिक करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। ऐसे कारकों पर हम आज बात करने वाले हैं और इस प्रश्न का बेटा जो आंसर है हमारे पिछले प्रश्न से कनेक्टेड है। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ओम के नियम को स्थापित कीजिए और ओम के नियम की सहायता से प्रतिरोध का फार्मूला व्यंजक स्थापित कीजिए, तो वो फार्मूला आप लोगों को याद अगर है, यदि आपको याद है तो फिर हमारा इस प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से निकल आता है। मैं आपके सामने लिख रहा हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये आंसर याद होगा। ये क्या है बेटा, प्रतिरोध का व्यंजक है। इसे हमने ओम के नियम की सहायता से स्थापित किया है। अब जब इस नियम को स्थापित किया था बच्चों, उस समय V और I का जो अनुपात है, V और I का अनुपात बराबर पर हमने लिखा था नियतांक, और जितनी भी राशियां थी वे ओम के नियम के अंतर्गत नियत राशियां थी, और उन सभी नियत राशियों के स्थान पर हमने एक राशि रखी थी जिसका नाम है चालक का प्रतिरोध। तो जब हमने इसको स्थापित किया बच्चों, तो उस समय ये सभी राशियां नियत राशियां थी, ये आपको मैं रिकॉल करवा रहा हूं। लेकिन अब हम इस राशियों का विश्लेषण करने वाले हैं दो तरह से बेटा। इसमें कुछ ऐसी राशियां हैं जो हमेशा नियत रहती हैं और कुछ ऐसी राशियां हैं जो कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। कंडीशन चेंज कर देंगे तो फिर वे राशियां नियत नहीं रह जाती, उनका मान बदल सकता है। तो इसमें दो तरह की राशियां हैं। जैसे शुरू करते हैं दो से। दो तो कांस्टेंट संख्या है, नंबर्स तो सभी कांस्टेंट होते हैं, तो दो की तो बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब शुरू करते हैं एम से। तो याद करें बच्चों कि एम क्या है। एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और आप सभी को याद होगा सभी इलेक्ट्रॉन सर्वसम होते हैं, मींस एक समान होते हैं, ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान यूनिवर्स में, सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान एक समान होता है। मींस बेटा ये जो है ना, ये दोनों राशियां जो परमानेंट नियतांक है उन पर मैं सर्कल लगाने वाला हूं और आपको रीजन भी बता रहा हूं कि क्यों नियत है। दो क्यों नियत है, दो क्या है नंबर से, नंबर हमेशा नियत होता है, कांस्टेंट होता है। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये भी नियत है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि सर ये चालक का द्रव्यमान है। चालक का द्रव्यमान नहीं है, किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का। जब हमने इस फार्मूले को सोल्व किया था उस समय आपको बताया गया था कि यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब और भी ऐसी कोई राशि है जो हमेशा नियत रहती है, तो नीचे अगर आप देखें तो ई लिखा है बेटा। ई का मतलब क्या है, आवेश। किसका, किसका आवेश, बताइए किसका आवेश। याद है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यह भी बेटा कांस्टेंट होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा समान होती है, तो यह राशि भी क्या हो गई बेटा, परमानेंट कांस्टेंट हो जाती है। अब एन का मतलब क्या है, प्रति एकांक आयतन में, सुनिएगा ध्यान से, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या ये नियत होती है। यदि हम अलग अलग प्रकार के चालकों की बात करें, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, अलग अलग है, ये सभी विद्युत के सुचालक हैं, लेकिन एक समान रूप से चालक नहीं है। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है वह सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो यह जो संख्या है ना बेटा, यह कांस्टेंट नहीं है, यह संख्या अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग होगी। तो यह बेटा एक राशि बाहर निकल के आ जाएगी। ऊपर से एल, एल क्या है, चालक की लंबाई। अब ओम के नियम की शर्त क्या कहती है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, अर्थात जितना बड़ा हमने चालक लिया है उतना ही रखें, तो वहां पर ये नियतांक था। लेकिन आज
जब हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं तो हमारी मर्जी, हम छोटा तार ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं और बड़ा ले सकते हैं, कितना भी बड़ा ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि क्या प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है? तो पहला कारक क्या बनेगा बच्चों? चालक की लंबाई। मैंने सिर्फ लंबाई लिखा है, आप लोग सुन लीजिए, मैंने कहा चालक की लंबाई पर। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे R अनुक्रमानुपाती L, क्योंकि संख्या आप देख रहे हैं संख्या कहां पर है? ऊपर है, अंश के रूप में, हर के रूप में नहीं है। अतः R अनुक्रमानुपाती L। अब इसकी व्याख्या करना तो सभी बच्चे जानते हैं, 12th क्लास के बच्चे हो। अनुक्रमानुपाती मतलब यदि लंबाई में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम कर देंगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो क्या निर्भरता रहेगी चालक के प्रतिरोध की लंबाई पर? कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा बेटा? दूसरा, अभी हमने L की बात करी, यह चालक के आकार से रिलेटेड है। चालक के आकार से रिलेटेड दूसरी राशि क्या हो रही है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये दूसरा कारक बनेगा। इसमें क्या है बेटा? अपॉन में है तो व्युत्क्रमानुपाती आएगा। R is proportional to 1/a, R reciprocal to a। अब इसका अर्थ भी आप जानते हैं कि यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यदि अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा और कम है तो अधिक होगा। उल्टा कर लें, आप लोग बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है। अधिक है तो कम और कम है तो अधिक। मतलब क्या कहने का? यदि एक पतला तार है, उतनी ही लंबाई का एक मोटा तार है, किसका प्रतिरोध कम होगा? आपको बताना है, आंसर दीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, किसका प्रतिरोध कम होगा? यदि A का मान अधिक है, नीचे वाले में अधिक है, तो R का मान कम होगा। मतलब बेटा मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। अब तीसरे कारक पर आते हैं। N लिखा हुआ है, N का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी को बेटा हम कह सकते हैं चालक की प्रकृति। कैसी प्रकृति है? अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो अच्छा सुचालक होता है, उसकी प्रकृति क्या हुई? सुचालक हुई। अच्छा सुचालक या हल्का सुचालक। अब चूंकि बेटा अपॉन में है तो ये भी क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक किसमें होती है? सिल्वर में। सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं? सिल्वर में। सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक है। सुचालक पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रतिरोध से उल्टा होता है, प्रतिरोध से व्युत्क्रम होता है। तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो प्रतिरोध कम होगा। 3 कारक होगा। चौथा और इंपॉर्टेंट कारक है बेटा टाउ का मतलब आपको याद है श्रांति काल है ना, लेकिन यहां जो श्रांति काल है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम, यह स्वयं एक परतंत्र राशि है। यह स्वयं डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ताप को बढ़ाने से क्या होता है? ताप को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात वे तेजी से गति करते हैं, और जब तेजी से गति करेंगे तो श्रांति काल कम हो जाएगा। श्रांति काल मतलब 2 क्रमिक टक्करों के बीच में उनको रिलैक्स करने का समय मिलता है। उस रिलैक्स करने के औसत समय को कहते हैं क्या? श्रांति काल। तो यह राशि स्वयं दूसरों पर डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है? तो आपको याद है, अभी मैंने आपको बताया है कि यदि ताप को मैं बगल में लिख दूं और मैंने ऐसा लिखा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? कि ताप में वृद्धि करते हैं। ताप में वृद्धि करते हैं तो श्रांति काल कम होता है। अब श्रांति काल चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है, यदि ये कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो सीधे कनेक्ट करें यहां से, ये दोनों ही एरो ऊपर जा रहे हैं, मतलब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन किसका? चालक का। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने पर घटता है। और आगे चल के हम बात करेंगे इसी प्रश्न पर जब मैं आपको समझाऊंगा अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। इसका उल्टा करेंगे, ताप को कम करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। और क्या ऐसा कोई ताप हो सकता है
क्या ऐसा कोई ताप हो सकता है जिस पर प्रतिरोध घटकर घटते 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 शून्य हो जाए? तो इस पर बात करेंगे और ये रहेगा अगला क्वेश्चन जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अति चालकता। तो इस तरह से बच्चों प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। लंबाई पर, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, बढ़ाएंगे तो घटेगा और कम करेंगे तो बढ़ेगा। ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो प्रतिरोध कम होगा। और यहां पर स्पेशल है, ताप बढ़ाने से श्रांति काल कम होता है, श्रांति काल कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और ताप घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो ये बेटे 4 कारक हैं, अच्छी तरह से आप इसको तैयार कर लें। इस फार्मूले के बेस पर हम इस प्रश्न को बाहर निकाल के आपके सामने मैंने क्लियर किया। अब बेटा इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और फिर अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूं, ये आप लोग नोट कीजिए। अब बच्चों एक अगला टॉपिक आ रहा है हमारे सामने, प्रतिरोधकता। इसी का दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या इसी का दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये इसका आंसर भी बच्चों इसी फार्मूले में छुपा हुआ है। अब इस फार्मूले का विश्लेषण हम दूसरे तरीके से करते हैं कि यहां से बेटा हम उन राशियों को बाहर निकालेंगे। अभी आपको बताया था मैंने 4 राशियों को बाहर निकाला था, लंबाई को, अनुप्रस्थ परिच्छेद को, n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को और श्रांति काल को। अब इसमें से बच्चों उन राशियों को बाहर निकालो जो राशि चालक के आकार से रिलेटेड है। आकार से रिलेशन किसका है? तो एक तो लंबाई का रिलेशन है आकार से, और दूसरा अनुप्रस्थ परिच्छेद का। ये 2 राशियां हैं जिनका रिलेशन किससे है? चालक के आकार से है। तो यहां से इन राशियों को बाहर निकाल लीजिए। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं R अनुक्रमानुपाती L, इक्वेशन फर्स्ट, तथा हम जानते हैं, कहां से जानते हैं? इस फार्मूले की मदद से, R व्युत्क्रमानुपाती A। इन ये दोनों राशियां, कौन सी राशि बाहर निकालेंगे? एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसी राशियां जो कि चालक के आकार से रिलेटेड है। अब बेटा इन दोनों को मिला दीजिए, 1 व 2 को मिला दीजिए, 1 व 2 से मिला दिया इनको, R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L अपॉन A हो जाएगा। अब इस नियतांक को लाएंगे हम, इसको प्रोपोर्शनल को हटाकर एक नियतांक को लाते हैं, और यहां पर नियतांक बेटा रो है, ये रो एक नियतांक है, और यही नियतांक कहलाता है प्रतिरोधकता। परिभाषा थोड़ी देर से मैं बताने वाला हूं। यहां रो क्या है? व्हाट इज रो? यहां रो एक नियतांक है जिसे कहते हैं चालक की प्रतिरोधकता, या फिर दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध। अब बेटा इसकी परिभाषा हम निकालना चाहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से परिभाषा कैसे निकलेगी? कुछ ऐसा करें कि रो R के इक्वल हो जाए, हो जाएगा यदि L का मान 1 रख दें, A का मान 1 रख दें। यदि L का मान 1 है और A का मान भी 1 है, इकाई है, इकाई लंबाई है, इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद है, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो हो जाएगा R के बराबर पर रो। अब डेफिनेशन आप सभी को पहले से सिखाई गई है, कैसे बनाते हैं कि रो R के बराबर है। सरल शब्दों में रो R के बराबर है, लेकिन कब है? जब लंबाई इकाई है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी इकाई है। अब इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं अलग तरीके से। इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के चालक के प्रतिरोध को ही कहते हैं उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। एक लंबा तार है, 10 सेंटीमीटर का तार है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बेटा 1 वर्ग इकाई है। अब वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, इवन आप मीटर भी ले सकते हैं। जैसे ये मेरा पेन है बेटा, ये सर्कल आपको दिख रहा है, इसको आप सपोज कर लें कि यह 1 वर्ग इकाई है, और अंदर की तरफ 1 सेंटीमीटर का एक निशान लगा दें, कट कर दें, तो जितना वाला भाग बनेगा उसमें ये दोनों शर्तों की पूर्ति हो जाएगी। इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के प्रतिरोध को ही कहते हैं
विशिष्ट प्रतिरोध। पूरे तार के प्रतिरोध को तो प्रतिरोध कहेंगे, लेकिन इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के प्रतिरोध को ही कहते हैं बेटा क्या, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमें इसका फार्मूला निकालना पड़ेगा, तो इसके दो फार्मूले बनेंगे, एक तो सामान्य फार्मूला बनेगा और इसका एक, जिस तरह से हमने प्रतिरोध का व्यंजक निकाला है उसी प्रकार से रो का भी व्यंजक बनेगा। तो दोनों में आपको बताने का प्रयास करता हूं। यहां आ जाइएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड आ जाइएगा। समीकरण 3 से रो बराबर प्राप्त कीजिए। यहां से रो बराबर तो क्या हो जाएगा बेटा, आर ए अपॉन एल, यह इसका सामान्य सूत्र है। इसकी मदद से हम इसका मात्रक निकालेंगे। आर का मात्रक होता है ओम, ए का होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, अतः मात्रक बन जाता है बेटा ओम मीटर। तो मात्रक आपको निकालने के लिए मैंने ये सामान्य फार्मूला बताया है। अब इसका व्यंजक कैसे निकालेंगे, इसके लिए बेटा आर का मान रखना पड़ेगा। आर का ये वाला मान आपको याद है, इस मान को यहां रखेंगे हम तो रो का व्यंजक फाइंड हो जाएगा। रो बराबर आर का मान कितना है, 2 ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। और अब बचा क्या, आर का मान मैंने रख दिया, बचा क्या बेटा, ए बचा है और एल बचा है, एल कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ, 2m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो ये बेटा व्यंजक हो जाता है किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। जिस तरह से यह प्रतिरोध का व्यंजक है उसी तरह से यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक है। अब ये पढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे दो कारण है। एक तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करो, तो आप कर लेंगे। दूसरा, इसकी मदद से बेटा हमें पता चलेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो यहां से देखा अपन ने 1 2 3 4 प्रतिरोध 4 राशियों पर निर्भर करता है। अब उन 4 में से बेटा यहां सिर्फ 2 राशियां बचती हैं, एक तो क्या बचता है एन और एक बचता है टाउ। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध एक तो निर्भर करता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, अर्थात चालक की प्रकृति पर। तो डिटेल में मैं आपको यहां बता चुका हूं, सेम रिजल्ट है। और टाउ मतलब श्रांतिकाल, श्रांतिकाल किस पर निर्भर करता है, ताप पर। तो ये दोनों तो सेम है। अब यह 4 चीजों पर निर्भर करता है और यह करता है सिर्फ 2 पर। अब बेटा एग्जाम में क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा, इवन प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछा जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर नहीं करता है। गौर से सुनिएगा, निर्भर करना और निर्भर नहीं करना, इन दोनों की तुलना करेंगे। प्रतिरोध निर्भर करता लंबाई पर और क्षेत्रफल पर, लेकिन बेटा यह निर्भर नहीं करता। तो स्पेशली आप याद रखेंगे कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है बेटा वह लंबाई पर निर्भर नहीं करता चालक की, और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हम जोर देते हैं कि वो किन पर निर्भर करता है, और कुछ क्वेश्चन पे हम जोर देते हैं वो किन पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां याद रखने वाली बात है कि जो रो है ना बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध है, वह लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आपको मैंने मात्रा भी सिखा दिया। ओके, अब एक होमवर्क आपके लिए, विमीय सूत्र खुद ज्ञात करें। आपको कैसे ज्ञात करेंगे, ओम इंटू मीटर की सहायता से आप जो है विमीय सूत्र इसका निकालने का प्रयास करें। आर को हटा देना वी बाई आई से, वी को हटा देना डब्ल्यू बाई क्यू से, तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। कब तक, जब तक मूल राशि में कन्वर्ट ना हो जाए। इनको कब तक हल करेंगे, जब तक कि मूल राशि में कन्वर्ट ना हो जाए, तो विमीय सूत्र निकल आएगा। इस तरह से बेटा प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं चालकता और विशिष्ट चालकता। अब ये दोनों है क्या बेटा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम करते हैं तो चालकता बनती है, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम करते हैं तो बनती है विशिष्ट चालकता। ओके, प्रतिरोध पढ़ लिया, प्रतिरोधकता पढ़ ली, दोनों का व्युत्क्रम करें, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। बच्चों अब हम नेक्स्ट इसी में टॉपिक की बात करते हैं, चालकता। अभी जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि इसका रिलेशन किससे है, प्रतिरोध से है। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, और चालकता का मतलब होता है किसी चालक में कितनी अच्छी तरह से धारा प्रवाहित हो सकती है। तो प्रतिरोध में क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट आती है, जबकि चालकता का अर्थ क्या है, उस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, दुश्मन हो गए। दुश्मन को हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो चालकता की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं चालकता। ओके, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहेंगे चालकता, इसको बेटा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा 1/r। अब इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं इसका मात्रक, तो 1/ओम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, और ओम को आप क्या लिख सकते हैं? ओम 1/ओम इनवर्स। तो ये चालकता। अब इसका यदि किसी ने व्यंजक पूछा आपसे तो क्या करेंगे? इसमें आर का मान रख दें। यदि व्यंजक का मान पूछा जाए तो आर का मान रख दीजिए। आर का मान उल्टा कर दो, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तो NE² A इंटू टाउ एंड डिवाइडेड बाई 2m। ये बेटा इसका सिंपल सा मात्रक हो जाएगा। तो परिभाषा, इसका मात्रक, और ये सामान्य सा इसका व्यंजक स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसी प्रकार से बेटा पढ़ते हैं विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या बनेगी? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। 1/विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था, रो से लिखते हैं। और विशिष्ट चालकता को बेटा जी से लिखते हैं। जी का मतलब यहां पर है जॉर्ज साइमन ओम। ओके, तो जॉर्ज के नाम से यहां जी लिया गया है, तो ये सामान्य सूत्र हो जाता है। अब आपको अभी मैंने मात्रक समझाया था, इसका रो का मात्रक आप लोगों को याद होगा क्या निकला था? ओम मीटर। तो यहां क्या हो जाएगा? ओम मीटर। एक बार और लिख दें, ओम मीटर, या इसको और आप चाहें तो ओम इनवर्स लिख सकते हैं, OHM, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, इस तरह से ही लिख सकते हैं। अब इसका व्यंजक निकालना है तो इसका उल्टा कर दे बेटा। व्यंजक कैसे निकालोगे? रो का उल्टा कर दीजिए। रो में क्या है? नीचे की संख्या जो है वो ऊपर ले जाइए, मीन्स NE² टाउ डिवाइडेड बाई 2m। तो ये बेटा इसका व्यंजक हो जाएगा। इस तरह से आज की जो स्टडी है उसमें हमने मुख्य रूप से बात करी किसकी? प्रतिरोध की। प्रतिरोध कितने कारकों पर निर्भर करता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये सब बेटा एक नंबर के क्वेश्चन है। आजकल क्या है, MCQ में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपके नॉलेज की पढ़ाई है, नॉलेज के बेस्ड पर क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको स्टडी कराई है, एक चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको प्रतिरोध के कारक बताए, कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, चालक का। लेकिन याद रखना, बात हो रही है चालक के प्रतिरोध की। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको विद्युत अपघट्ट और अर्धचालक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके बेटा, तो प्रतिरोध की बात की। प्रतिरोध का हमने व्यंजक पहले निकाल लिया था। प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। फिर प्रतिरोध के बाद हमने बात की किस पर बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध पर या प्रतिरोधकता पर। उसमें खास बात क्या थी कि वो है किन किन कारकों पर निर्भर नहीं करता। किन पर निर्भर नहीं करता? एक तो लंबाई पर और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। फिर उन दोनों का व्युत्क्रम निकल के आया, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है और विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। इस तरह से आज की स्टडी में यही समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रतिरोधों का संयोजन, देन उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है उसी वीडियो में बताऊं, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के बहुत महत्वपूर्ण 2 नियम हैं, दोनों नियम की स्टडी आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो 100% आपके बहुत काम का आने वाला है, उसको जरूर देखें आप लोग। और उसी में बेटा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। अब आपके त्रैमासिक एग्जाम आने वाले हैं, 7 चैप्टर तक आना है। मैंने अभी आपको 3rd चैप्टर तक मैं ले जा पाया हूं। अब मैं आपको कोशिश करूंगा बेटा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूं, ताकि आप टर्मिनल एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को और अच्छा मजबूत कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।